हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर पर मॉडल सेट पेपर 1 की सॉल्यूशन किए थे, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का और सेक्शन सी का। आज हम लोग पार्ट 2 लेक्चर में सेक्शन डी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। जो जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसकी सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन 43 है जो न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन क्या है? ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। एक हमारे पास दिया गया केन शुगर, क्या दिया गया है? केन शुगर। इसको आप मान लो 1, ठीक है। और इसकी जो सॉल्यूशन है ना, दैट इज TS कह लो, TS1 कह लो इसको, ठीक है। ये जो है आपके पास 271 केल्विन इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन। फिर एक हमारे पास ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को आप 2 बना लो, ठीक है। और यहां पर TS2 कितना होगा ये आपको पता करना है। साथ में क्वेश्चन में TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये दिया गया है कितना? 273.15 केल्विन ये दिया गया है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केन शुगर की। केन शुगर की, तो केन शुगर के लिए बात अगर किया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF1 इज इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 बाई क्या होगा? WB होगा। 5% दिया गया है ना, मतलब 5 ग्राम केन शुगर है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक ना। तो आप डेल्टा TF को लिख सकते हो क्या? TF माइनस TS1 इज इक्वल टू KF इंटू WA बाई MA इंटू 1000 बाई क्या होगा? WB होगा। अच्छा, TF कितना है? तो 273.15। TS1 कितना है? तो 271। KF को छोड़ दो ऐसे ही। WA कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर होता है 342 इंटू 1000 और WB कितना हो जाएगा? तो 95 हो जाएगा। ना इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.15 इज इक्वल टू KF इंटू 5 डिवाइड बाई 342 इंटू 1000 डिवाइड बाई होगा 95 होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। 95 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, जिसमें 5 ग्राम आपका केन शुगर हो गया, तो पानी कितना बचा? 95 बचा ना। यही 95 को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और केन शुगर का वेट तो आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। अब क्या करेंगे? सेम कंडीशन ग्लूकोज के लिए सोचेंगे। ग्लूकोज जिसको आप 2 माने हुए हैं, क्या लिखेंगे? डेल्टा TF2 इज इक्वल टू KF इंटू WA डैश, ग्लूकोज के वेट के लिए मैं डैश का इस्तेमाल कर रहा हूं, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास डैश इंटू 1000 डिवाइड बाई WB डैश, ठीक है। अच्छा, डेल्टा TF2 को लिख सकते हैं TF माइनस TS2 इज इक्वल टू KF इंटू WA डैश बाई MA डैश इंटू 1000 बाई WB डैश कर सकते हैं। अब सारे वैल्यूज को रखें। TF कितना है? ये है 273.15 माइनस TS2, KF को छोड़ दो ऐसे ही। WA डैश इसका भी 5% है ना, ग्लूकोज का भी कितना है? 5% है। तो WA यहां पर हो जाएगा 5। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 1000
डिवाइड बाई क्या होगा 95। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड के साथ डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो फर्स्ट क्या था 2.15 डिवाइड बाई 273.15 माइनस TS2 इज इक्वल टू KF इंटू 5/342 इंटू 1000 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई KF इंटू 5/180 इंटू 1000 डिवाइड बाई 95। ये और ये कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, KF से KF कैंसिल आउट, 180 चला जाएगा ऊपर। तो 2.15 बाई 273.15 माइनस TS2 इज इक्वल टू 180 बाई क्या होगा 342। तो अब इसको सॉल्व करके आप TS2 को पता कर सकते हैं, ये निकल करके आएगा 269.15 केल्विन। कर सकते हो, ये तो मैंने रफली आपको बना के दिखा दिया, लेकिन आप लिख लिख करके बनाओगे कि WA क्या है वेट ऑफ केम शुगर, WB क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA डैश क्या है वेट ऑफ ग्लूकोज एंड WB डैश क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब लिख दोगे तो नंबर एक भी नहीं घटेगा। कर सकते हो, इसको फटाक से आप कॉपी करो। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि राइट द नॉस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। आपके पास एक तो ये कंडीशन दिया गया है और गिवन दिया गया है E0 Mg+2 से Mg तक एंड कॉपर +2 से कॉपर तक, ठीक है। चलो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग यहां पे पता कर लेंगे E0 सेल के बारे में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होता है, तो E0 ऑक्सीडेशन प्लस क्या होता है E0 रिडक्शन, E0 रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए अगर बात करो तो रिएक्शन देखो तो क्या लिखा गया, रिएक्शन यहां से पता चल जाएगा। Mg है आपका सॉलिड, फिर होगा एक कॉपर +2 जो कि एक्वस है, रिएक्ट करके Mg गया है Mg+2 तक, Mg गया है यहां पर Mg+2 तक, Mg चला गया +2 तक जो कि एक्वस बनेगा, है ना, और कॉपर +2 गया है कॉपर तक जो कि सॉलिड बनेगा। ये रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो यहां से यहां तक आप पहुंचे हैं ऑक्सीडेशन करा के, और यहां से यहां तक आप पहुंचे हैं रिडक्शन करा के, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप लिख सकते हैं क्या, Mg से Mg+2, और रिडक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं E0 कॉपर +2 से कॉपर। कर सकते हो। अब देखो गिवन में दिया है Mg+2 से Mg, हमें चाहिए Mg से Mg+2, तो इसको पलटना पड़ेगा। तो जैसे ही पलटोगे तो 2.36 वोल्ट हो गया। यहां पर ध्यान से सुनना, हमें Mg से Mg+2 जाना है, गिवन क्या है Mg+2 से Mg, उल्टा है ना दोनों, ये वाला और ये वाला, है ना। तो उल्टा है तो इसको पलट दो ताकि सेम हो जाए, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर कॉपर +2 से कॉपर चाहिए, दिया भी क्या है कॉपर +2 से कॉपर, तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 0.80। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, ये हो गया 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 3.16 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलेगा। क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ EMF को पता किया है, दिस इज अ EMF, ठीक है। अभी ये चीज पता हुआ है, EMF नहीं बल्कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही रहने दो इसको, ठीक है। पहले इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसका सेल पोटेंशियल, ठीक ना। चलो अब इसी में अगर आप देखें नॉस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके, नॉस्ट इक्वेशन
रिएक्शन में क्या था बच्चों, एक बार मैं लिख देता हूं, Mg प्लस कॉपर प्लस 2, ये प्रोडक्ट बना दिया था Mg+2 और यहां पर था कॉपर, ये था सॉलिड, ये था आपका सॉलिड। कॉपर +2 कितना दिया गया था, कॉपर +2 था 0.0001, ठीक है, ये था आपके पास 0.0001 मोलर और ये है आपके पास 0.001 मोलर, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाई n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं। दैट इज ई सेल, ई नॉट सेल आ चुका है कितना 3.16 वोल्ट, अभी आपने कैलकुलेट किया है ना। इसके बाद माइनस 0.059 बाई n, n कैसे चेक करोगे, देखो Mg से गए Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर +2 खा करके कॉपर चला गया, मतलब ओवरऑल देखोगे एक तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन खा लिया, मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, तो n के जगह पे 2 रख देंगे। log base 10 प्रोडक्ट में क्या क्या है, एक तो है हमारे पास Mg+2, एक है हमारे पास कॉपर, रिएक्टेंट में क्या है, एक तो है हमारे पास Mg और एक है हमारे पास कॉपर +2, ये है। नाउ देखें, अगर Mg की बात आप करो, आप सिर्फ कॉपर की बात करो, ये दोनों ही चीज सॉलिड है और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 सोचनी है, क्या सोचेंगे 1 सोचेंगे, मतलब इस पे भी 1 रख देंगे और इस पे भी 1 रख देंगे क्योंकि दोनों सॉलिड है, तो क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू 3.16 माइनस 0.059 बाई 2 log base 10 Mg+2 डिवाइड बाई कॉपर +2, ये मिल जाएगा। अब Mg+2 पे इस वाले वैल्यू को रखो और कॉपर +2 पे इस वाले के वैल्यू को रखो, क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू 3.16 माइनस 0.059 बाई 2 log base 10 Mg+2 कितना हो गया 0.001, कॉपर +2 0.00, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 0 से 3 0, मतलब ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है, 4 0, ये 10 के ऊपर 4, सही है। अब सिंपल क्या करेंगे, देखो, तो ई सेल इक्वल टू क्या मिला 3.16 माइनस 0.059 बाई 2 log base 10 इंटू 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ई सेल इक्वल टू 3.16 माइनस 0.059 बाई 2, अब इसको सिंपल सॉल्व कर देना तो ये लगभग आएगा 3.13 वोल्ट के आसपास, कैलकुलेट करके देख लेना जरूर, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा माइनर पॉइंट इधर उधर हो जाए, लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा, ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर लगभग इतना ही आना चाहिए, ठीक ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, विभेदक वेग समीकरण को लिखिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। सॉल्यूशन नंबर 1, R इज इक्वल टू के, ए का कितना ऑर्डर सोचना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर, ए का फर्स्ट कोटि हो गया, और बी का कितना सोचना है सेकेंड ऑर्डर, तो इसको ऐसे लिख लो, ये पहले का आंसर आपको मिल चुका है। सेकेंड आपको करना है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम, आप एक काम करो R2 लिख लो इसको, के ए की कॉन्सेंट्रेशन को वही रखना है, लेकिन बी के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम कर देनी है, तो बी कर दो आप 3b का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के
इंटू ए के पावर 1। 3 का स्क्वायर बोले तो 9 इंटू का हो जाएगा बी का स्क्वायर। इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो फर्स्ट। अब फर्स्ट को आप सेकेंड के साथ डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट क्या था r और सेकेंड क्या था r2 इज इक्वल टू k इंटू ए के पावर 1 एंड b का हो जाएगा स्क्वायर। यहां पर 9k a के पावर 1 एंड b का क्या हो गया स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r2 बराबर क्या मिलेगा 9r मिलेगा। यानी अगर b की कॉन्सेंट्रेशन आप 3 टाइम करते हो तो उसका रेट लगभग 9 टाइम इंप्रूव हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। इस बार ए को भी डबल करना है और बी को भी डबल करना है। R3 कह लो इसको, K इंटू ए को भी डबल कर दिए और B को भी डबल कर दिए। ऐसा हो गया, A को भी डबल कर दिए और B को भी डबल कर दिए। तो R3 इज इक्वल टू K इंटू 2 A के पावर 1 एंड 4 B का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो R3 इक्वल टू हो जाएगा 8 K A के पावर 1 एंड B का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो। फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड, R बाई R3 इज इक्वल टू K इंटू A के पावर 1 एंड B का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 K A के पावर 1 एंड B का स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं पता चल रहा है ना। अब ये और ये कैंसिल आउट तो R3 बराबर आ जाएगा 8R। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी करो, उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ K4FeCN का होल 6। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर K4FeCN6 के ज्यामितीय तथा चुंबकीय गुणधर्मों की विवेचना करें। ज्योमेट्री आपको पता करना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपको पता करना है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो केटायन का पार्ट है आपके पास 4K प्लस और एनायन का पार्ट है हमारे पास FeCN का होल 6 के पावर -4। ऐसा, अब इसकी ज्योमेट्री हमें पता कर लेनी, ठीक ना। हमारे पास है FeCN का होल 6 के पावर -4। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -4। x बराबर आ जाएगा +2, यानी Fe जो है आपका +2 स्टेट पर है। Fe +2 स्टेट पर है। तो Fe +2 स्टेट पर है तो 3d6 और 4s0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी d ऑर्बिटल्स आप देखते हो तो d ऑर्बिटल्स टोटल हो गया 5, दिस इज 3d6। इसके बाद ले लो आप 4s, इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 4p और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 4d। ऐसा, ठीक है। अच्छा 3d में 6 सेलेक्ट होने तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। s खाली है, p खाली है और d भी खाली है। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे तो Cn माइनस दिया गया, Cn माइनस है तो Cn माइनस एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है ना तो वहां पे पेयरिंग अप ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पेयर होंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा। तो पहले पेयर थे ही, ये इसके साथ पेयर करा दो और ये वाले को इसके साथ पेयर करा दो, सारे पेयर हो गए। अब आपको आसानी से हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ये सब मिल जाएगा।
टोटल देखो तो कितने लिगेंड्स आए हुए हैं, टोटल 6 आए हुए हैं। एक तो यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया? हाइब्रिडाइजेशन जो मिला, हाइब्रिडाइजेशन मिला आपका D2sp3, D2sp3 ये मिला। अब D2sp3 में ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, मतलब ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। अच्छा, किस टाइप की कॉम्प्लेक्स है? इनर कॉम्प्लेक्स या आउटर कॉम्प्लेक्स? हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये हो गया आपका इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलेंगे हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? अनपेयर्ड ये भी नहीं है, अनपेयर्ड ये भी नहीं है, अनपेयर्ड ये भी नहीं है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 47, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। आपको संरचना बनानी है यहाँ पे। सबसे पहले ए की संरचना देखो, ए क्या है? 1-इथॉक्सी, 1-इथॉक्सी प्रोपेन। पहले क्या करो? प्रोपेन बना लो, CH3 CH2 CH2, और इसमें एथॉक्सी ग्रुप लगा दो, OC2H5। दिस इज अ 1-इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। इसके बाद है बी नंबर। बी क्या है? ऑर्थोटॉल्विडीन, ऑर्थोटॉल्विडीन। देखो ऑर्थोटॉल्विडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एनिलीन से ये निकल करके आता है ना, दिस इज एनिलीन, और यहां पे अगर CH3 लगा दोगे ना, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोटॉल्विडीन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोटॉल्विडीन बोलते हैं। इसके बाद सी नंबर। सी है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल कैसा होगा? पहले तो 2 कार्बन होगा, दिस इज इथाइलिन, इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन बोलते हैं। यहां पे एक OH लगा दो और यहां पर OH लगा दो, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। इसके बाद है आपके पास डी नंबर, 3-ब्रोमो 3-फिनाइल पेंटानोइक एसिड, 3-ब्रोमो 4-फिनाइल पेंटानोइक एसिड। 5 कार्बन है, 5 सोच लो पहले, 4 और 5 कार्बन पे कार्बोक्सिलिक लगा दो, पेंटानोइक एसिड ये हो गया। 4 पोजीशन पे, अच्छा 3 पोजीशन पे ब्रोमीन, यहाँ पे Br कर दो, और 4 पोजीशन पे फिनाइल का पार्ट, ऐसा बोल दो। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दिए तो कहानी खत्म। दिस इज अ 3-ब्रोमो 4-फिनाइल पेंटानोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास ऑर्थोक्रेसोल, ई नंबर है ऑर्थोक्रेसोल। क्रेसोल फिनोल से ड्राइव होकर के आता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास फिनोल। यहां पे अगर CH3 लगा दोगे ना तो ऑर्थोक्रेसोल हो जाएगा। CH3 को मेटा पे ले आओगे तो मेटा क्रेसोल, CH3 को पारा पे ले आओगे तो पारा क्रेसोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, कॉपी करें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल सेट पेपर का, फटाफट उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलो बच्चों, इसके बाद हमारे पास राइट शॉर्ट नोट ऑन। सबसे पहले ए नंबर है कैनिजा रोज रिएक्शन, कैनिजा रोज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग अल्डिहाइड कंसीडर करते हैं, वैसे अल्डिहाइड कंसीडर करनी है जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और उसको रिएक्ट करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब एक अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे अल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाएगी। मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, ठीक ना। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehyde having no any alpha hydrogen are treating with each other in presence of sodium hydroxide, then one aldehyde undergoes to oxidation and another in reduction। अब एक रिएक्शन के माध्यम से दिखा दोगे तो पहला शॉर्ट नोट बन जाएगा, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ये एक अल्डिहाइड हो गया, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर इसको हम लोग एक और अल्डिहाइड लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको रिएक्ट करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करा देंगे और दूसरी अल्डिहाइड की रिडक्शन करा देंगे। तो एक बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और ONA और दूसरा बन जाएगा CH3 और OH, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना जरा, यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, है ना, तो इसको एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन नाम देंगे। यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, hence called a type of redox reaction, types of redox reaction, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो सेम अल्डिहाइड लिए हो एक दूसरे से अलग अलग भी ले सकते हैं, तब उस केस में नाम होगा क्रॉस कैनिजारोस, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, इफ both the aldehydes are different, then called cross Canizarose reaction, ठीक है, कर सकते हो। देखो उसके बाद फिर बात करते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इसमें दो केस आएगा, व्हेन फिनोल आर ट्रीटिंग with mixture of CaCl3 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। टू फॉर्म सैलिसैल्डिहाइड बाय कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है। कैसे सोचेंगे, जैसे ये हो गया फिनोल, ये फिनोल हो गया, हम लोग रिएक्ट करा देंगे CaCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। यहाँ डिटेल में जानने के लिए आप नोट कॉपी निकाल करके देख लो, वहां पे डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। कैसे रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म कैसे होती है, सारी चीजें मैं बता रखा हूं। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, अगर इसके जगह पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हो तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इफ
CCl4 plus potassium hydroxide used in place of CHCl3 plus KOH to form salicylic acid. सबका नाम लिख देना, दिस इज सैलिसैल्डिहाइड एंड दिस इज फिनोल, नीचे में लिख देना यहाँ तो बेहतर नंबर आएगा, ठीक है। सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। इसका भी रिएक्शन लिख दो एक, ये फिनोल हो गया। यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं CCl4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, सैलिसैलिक एसिड। दिस इज अ सैलिसैलिक एसिड, कर सकते हैं, कॉपी करो। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, उसको भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, इसके बाद सी नंबर था यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहली बात यही है कि एल्डोल जो है आपका कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एल्डोल उस कंपाउंड को बोलते हैं जहां पे अल्कोहल और अल्डिहाइड या कार्बोनाइल की फंक्शनल ग्रुप होती है ना। मतलब एल्डोल कहने का मतलब है कि यहाँ पे OH का भी फंक्शनल ग्रुप होगा along with कार्बोनाइल, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हो गए, तभी आप उसको क्या बोल रहे हो, एल्डोल बोल रहे हो। कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एल्डोल एक प्रोडक्ट का नाम है। कैसे बनता है, when two molecules of carbonyl having alpha hydrogen are present, are treating with each other in presence of sodium hydroxide, then both the molecules get condensed, दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा भी ले लेते हैं हम लोग ऐसा CH2 और H C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है। किसके प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस। याद होगा, एक का कार्बोनाइल से रिएक्शन होती है और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन के साथ। कंडेंस करा दो, ये करा दो इसके साथ और ये करा दो इसके साथ, कंडेंस करा दो, जोड़ दो आपस में, तो HO के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा। ये होगा CH3 COH, H यहां पर हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OH का भी फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोनाइल का भी फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एल्डोल, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस एल्डोल को अगर आप हिट करते हो, एल्डोल आर हिटिंग टू फॉर्म aromatic, to form unsaturated aldehyde by beta elimination reaction। अभी इसको आप हिट करके देख लो,
OH, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। हिट कर दे सिंपल, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। और ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH and C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों अल्डिहाइड आपने क्या लिया है, सेम, तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर दोनों डिफरेंट ले लेंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं, इफ बोथ aldehydes are different, then called cross aldol condensation। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और इससे भी ज्यादा लिखने का मन हो या फिर आप बढ़ा सकते हो अपने अंदर से कंटेंट। शॉर्ट नोट लिखना था इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, डिटेल में अगर लिखना बोल दिया तो आप नोट खोल के देखना। हम लोग क्रॉस एल्डोल को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक ना। चलो बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग मॉडल सेट पेपर को खत्म कर चुके हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अनदर लेक्चर पे एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके एग्जाम का बेहतर प्रिपरेशन के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ले करके आ रहा हूं, इसलिए आप चैनल में बने रहना। आपको रेगुलर फॉर्म में जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के इतने ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।